अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। समुंदर की होलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। वो बेदस्तूर अकीदत भरी निगाहों से गार्था को देखता रहा। फिर उसने कहा, दर हकीकत तुझे दरियाए नील की बेटी होना चाहिए था गार्था। पता नहीं तू कहाँ पैदा हुई है, लेकिन मैं खुश हूँ कि बल आखिर तू एक सही जगह पहुँची, और मेरे दिल में तेरा जो एहतराम है मैं उसे अल्फाज की शक्ल नहीं दे सकता। गार्था ने मुस्कुराते हुए कहा, अमीर, ये तेरी मलकियत है और तेरी हर चीज़ अब मेरी मलकियत। तेरा तहफ़्फ़ुज़ अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। जो कुछ मुझे आता है वो तेरे लिए है, और मैं ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तेरे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रहूँगी, और तेरी ज़िंदगी का भी। लेकिन सुन अमीर, जो कुछ मैं कहूँ उससे कभी इनहराफ ना हो कि ये मैं मेरी नहीं तेरी बेहतरी के लिए होगा, और मैं इसे अपना फ़र्ज़ समझती हूँ कि बेहतरी के लिए हर वो बात जो मेरे जहन में आए तुझ तक पहुँचा दूँ। मेरे मशवरे के बगैर एक कदम इधर से उधर ना हटाना कि तू जिस वक़्त दरियाए नील से समुंदर में दाखिल हुआ था उस वक़्त से अब तक की कहानी मेरे इल्म में है, और मैं जानती हूँ कि तेरे साथ साथ कौन कौन सफ़र कर रहा है। वो कौन हैं जो तेरे दुश्मन हो सकते हैं, और वो कौन हैं जो तेरी दोस्ती में अपनी जान निछावर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी बातें वक़्त से पहले बयान करना मुमकिन नहीं होता। हाँ, अगर तू मेरी बातों पर एतबार करे तो वक़्त के साथ साथ सिर्फ वो करना जो मैं कहूँ। क्लोपेट्रा, तेरी शमूलियत इस जहाज़ के लिए एक नई ज़िंदगी के मुतरादिफ है। बात सिर्फ मेरी ही नहीं, बल्कि तूने बाकी लोगों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी किया है, और अखनातून अब तेरी मलकियत है। और वो बहरी कज़ाक अपने मंसूबे के मुताबिक जहाज़ पर पहुंच जाते तो लाजमी अमर है कि जहाज़ पर खून रेजी होती, बेशुमार अफराद मारे जाते, और उसके बाद हम ये नहीं कह सकते थे कि हमारा ये मंसूबा जारी रहता या नहीं। चुनाचा कौन तुझसे इनहराफ करेगा। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो इस बात का इत्मीनान रख कि तेरा मकाम अब शायद मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। गार्था खामोश हो गई। दिन गुजरता रहा। शाम तकरीबन 4:30 बजे लोग उस जगह जमा हो गए जहां सब जमा होते थे। यहां चाय का दौर चला, और फिर उस मसले पर तबसरा आराइयां होने लगी। कैप्टन एडगर वारलस ने कहा, हम ये नहीं कह सकते कि सबमरीन का और इन बहरी कज़ाकों का क्या ताल्लुक था, लेकिन मैंने हिफ्ज़ा तकद्दुम के तौर पर इस जगह कुछ अफराद की ड्यूटी लगा दी है जहां से समुंदर की गहराइयों पर निगाह रखी जा सकती है। मेरा ख्याल है आगे का सफ़र पुरसकून होगा। ये आपने बहुत अच्छा किया कैप्टन एडगर, मगर क्लोपेट्रा इस सिलसिले में क्या कहती हैं? ये सवाल अमीर अर्तका हाशमी से किया गया था, और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो सिर्फ ये कहती है कि उसके सीने में जिस कदर इल्म महफूज है वो अखनातून की बका के लिए कार आमद रहेगा और हमेशा उसके काम आता रहेगा। इस वक्त अखनातून पर उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया। काश हमें ये मालूम हो सकता कि वो कौन है और उनका इल्म कहाँ तक फैला हुआ है। ये सब कुछ रफ्ता रफ्ता ही मालूम होगा, और मेरा ख्याल है हमें इस सिलसिले में उन्हें परेशान भी नहीं करना चाहिए। अमीर अर्तका हाशमी ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में अब हमें किसी साहल की तरफ चलना चाहिए ताकि समुंदर से हासिल नवारदात और दूसरी चीज़ों को लेबॉर्ट्री तक पहुंचने का इंतजाम किया जाए। वैसे भी हमें सफ़र करते वक्त काफ़ी वक्त गुजर गया है। क्या ख्याल है अर्तका हाशमी? मैं क्लोपेट्रा से इस सिलसिले में मशवरा करना चाहता हूँ। यह बात किसी कदर बाइस हैरत थी, ताहम अर्तका हाशमी के जज्बात को मद्दे निगाह रखते हुए उस पर एतराज़ नहीं किया गया, और उन्होंने उससे कह दिया कि वो चाहे तो क्लोपेट्रा से मशवरा कर सकता है। लेकिन उसी शाम कैप्टन एडगर ने अर्तका हाशमी की गैर मौजूदगी में असद शराजी से मुलाकात की और उसे एक सीमत तन्हाई में ले जाता हुआ बोला, मुझे इस बात का खतरा है कि अर्तका हाशमी अब उस औरत को सर आंखों पे बिठा लेगा और हमारी इस कार्रवाई में किसी औरत का मशवरा शामिल हो जाएगा। मैं किसी भी बात पर कोई एतराज नहीं करता और इसमें भी कोई शक नहीं। उसके बर वक्त इंकशाफ ने
हमें एक बहुत बड़ी तबाही से महफूज रखा। लेकिन आप खुद सोचें, अगर उसकी जहाज पर आमद क्या मायने रखती है, उसकी गुमनाक शख्सियत क्या हसीयत रखती है, वो कौन है। जब वो इस कदर पुर इसरार अलूम जानती है तो उसने अपने बारे में हमें तफसीलात क्यों नहीं बताई। ये तमाम चीज़ें मुझे शकूक व शुबहात में मुब्तला करती हैं, और ये बात मैं कई दिन से महसूस कर रहा हूँ कि इसका तसल्लुत जहाज पर खूबसूरत तरीके से कायम होता जा रहा है। मेरी छठी हिस्स मुझे कई दिन से इस सिलसिले में एहसास दिला रही है कि कोई गड़बड़ पैदा हो गई है। असद शिराजी पुरख्याल अंदाज में थोड़ी खुजाने लगा। फिर उसने कहा, हाँ कैप्टन, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, और इस सिलसिले में हमें कोई ऐसी बात सोचना पड़ेगी जिससे हमारा ये इत्तेहाद बरकरार रह जाए, वरना बहुत सी मजीद खदशात भी पैदा हो सकते हैं। हाँ, मैंने आपको अपना राजदार बनाया है और मुकम्मल एतमाद के साथ मैं अखनातून से उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी अपनी कोई औलाद से कर सकता है। आपका ये मकसद जिसके लिए हमने आबादियाँ छोड़कर समुंदर की वीरानियाँ अपनाई हैं, मुझे भी उतना ही अजीज है जितना आपको हो सकता है, क्योंकि इस मकसद के पसे पर्दा इंसानियत की बका छुपी हुई है। चुनाचा ये एक तरह से हमारे जज्बाती लगाव का इजहार है, और हम उस जज्बातियत पर किसी का तसल्लुत कबूल नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे लिए कितनी ही अहमियत का हामिल हो। सबमरीन से जो कुछ होता हम उसका जवाब देते। बहरी कज़ाक अगर हमला आवर होते तो ज़ाहिर है हम भी हाथ रख कर ना बैठ जाते। हम अपने दफा के लिए ज़रा देर से तैयार होते। अखनातून को कुछ नुकसान पहुंच जाते, लेकिन मैं समझता हूँ ये सब तो मामूलात में से होता। सिर्फ उनसे दो बातों के इवज हमारी भाग दौड़ किसी और के हाथ में चली जाए, ये मुझे नापसंद है, और मैं इस वक्त आपके सामने खुलकर अपनी इस नापसंदीदगी का इजहार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये लम्हात इतने तलख हो जाएं कि हम सब इस बारे में सर जोड़कर बैठने पर मजबूर हो जाएं। कैप्टन एडगर का लहजा ये बताता था कि वह बहुत दिन से पक रहा है। अब ये बात जरा बायसे तशवीश हो गई थी। अगर उन अफराद में ही कोई चेकलस पैदा हो जाए तो ये मुस्तकबल के लिए एक बहुत भयानक तस्वर हो सकता था। उसने चंद लम्हा सोचने के बाद कैप्टन एडगर से कहा, हमें अर्तका हाशमी का जवाब मिल जाए, उसके बाद किसी मुनासिब तरीके से हम उसे ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि जहाज के मामलात में उसकी जाती हसीयत का कोई दखल नहीं होगा। मैं भी यही चाहता हूँ, कैप्टन एडगर ने कहा। आप इत्मीनान रखें कैप्टन, अर्तका हाशमी को इस सिलसिले में कोई एहसास नहीं था। उसने सादगी से ये बात कह दी थी कि वो क्लोपेट्रा से मशवरा कर ले। वो गार्था के पास अपने कैबिन में मौजूद था। मैं तुमसे एक खास बात पूछना चाहता हूँ। इत्तफाक की बात है कि तुमने बहुत मुख्तसर वक्त में पहले मुझसे ये कहा था कि आइंदा समुद्र में जो भी इक़दामात किए जाएं उनके बारे में तुमसे मशवरा कर लिया जाए, और ये काम बहुत जल्दी मुझे करना पड़ गया। दरअसल शायद ये बात तुम्हारे जहन में हो कि अखनातून का मकसद समुंदर में ऐसी चीज़ों की तलाश है जो इंसानियत की बेहतरी के लिए वो आवन साबित हो सकें, और इस सिलसिले में नेक जज्बों के तहत असद शिराजी ने इस काम का आगाज किया है, और हम सब लोग उससे ताउन कर रहे हैं। समुंदर इससे इस दौरान जो मालूमात हमें हासिल हुई हैं या जो नादर अशिया हमें मिली, उनके बारे में तफसीली रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और लेबॉर्ट्री अपने काम से फारग हो गई है। चुनांचे असद शिराजी चाहता है कि अब ये तमाम मालूमात अपने इदारे को मुंतकिल कर दे, और किसी शहर का रुख किए बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। उन लोगों ने तजवीज़ पेश की है कि अब हमें किसी शहर का रुख करना चाहिए और चंद रोज वहाँ क़याम के बाद दोबारा समुंदर पर वापसी मुमकिन हो सकती है। गार्था ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा। दरअसल ये मसला उसके लिए किसी मुश्किल की बात नहीं था। अगर किसी शहर तक पहुंच जाते तो वो अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसले कर सकती थी कि आइंदा उसे क्या करना है, लेकिन जिस फितरत की मालिक थी उसके तहत वो सिर्फ अपने इक़्तिदार का जायजा लेना चाहती थी। चुनाचा उसने बहुत गौर खोज करने के बाद कहा, नहीं अर्तका हाशमी, अभी किसी शहर की जानब रुख करना हमारे लिए सूदमंद नहीं होगा। वो चौंक पड़ा। उसने कहा, मगर क्यों? इसलिए कि समुंदर उसके लिए नामवाकिफ है और हमें वापसी के सफर में मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मैं इसकी बिल्कुल राय नहीं दे सकती, मगर मैं ज्यादा इसके लिए नहीं बोल सकती। कहीं तुम इसे बेजा मदाखलत ना कहो। नहीं, तुम कभी ऐसा ना सोचना। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ।
तुम्हारा शुक्रिया अमीर। चुनाचा जो कुछ कहूंगी अब वो सिर्फ वो कहूंगी जो मेरे और तुम्हारे दोनों के हक में बेहतर होगा। सुनो, तुम्हारे जितने साथी हैं इस जहाज पर, मैं उनमें से किसी की नीयत पर भी कोई शक नहीं करना चाहती, लेकिन जिन हकीकतों का इल्म मुझे मेरा इल्म देता है वो कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जमाना बहुत मुख्तलिफ है और इस जमाने में लोग ज्यादातर अपने बारे में सोचते हैं। बकाए इंसानियत की कहानियां इंसान के लिए सबसे मुअस्सर और सीधा जरिया हैं जिससे वो दूसरों को मुतासर कर सकता है। हो सकता है असद शेराज़ी के दिल में ये तमाम जज्बे परवान चढ़ रहे हों, लेकिन जज्बे देखे नहीं जा सकते, सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। असद शेराज़ी समुद्री नवारदार से माली फायदे भी हासिल कर सकता है। उसे बहुत से ऐसी कीमती नवारदात भी मिले होंगे जिनसे वो दौलत समेट सकता है। उन नवारदात को अपने इदारे तक मुंतकिल करने का मकसद ये भी हो सकता है कि किसी वक्त कोई उन पर कब्जा जमाने की कोशिश ना करे। खैर, ये एक अलग चीज है। तुम्हें इतना कुछ मिला है अपनी तकदीर से कि उन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं बाकी रही, लेकिन अखनातून तुम्हारी मलकियत है और इसके जरिए तुम्हें हक हासिल है कि समुंदर से वो सब कुछ भी हासिल कर सको जो तुम्हारी दौलत में इजाफा करे। मेरी राय है कि इस सिलसिले में उन लोगों से दो टोक बातें की जाएं। पहली बात यह है कि अभी हमारी वापसी किसी तौर मुमकिन नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि तुम एक टारगेट मुकर्रर करो और अपने गोताखोरों से कहो कि वह समुद्री नवारदात का एक बड़ा जखीरा तुम्हें मुहैया करें जिनकी मालियत करोड़ों डॉलर की शक्ल में तुम्हें मौसूल हो सके। तुम अपने हक का इजहार इस तरह कर सकते हो कि अखनातून तुम्हारी मलकियत है और तुम्हें इसका पूरा पूरा हक हासिल है कि उसके जरिए अपनी दौलत में इजाफा करो। चौंका तुमने अपना कारोबार छोड़ा है, अपनी कीमती वक्त समुद्रों पर गुजार रहे हो, इसका कुछ सिला तुम्हें हासिल होना चाहिए। उन लोगों को बकाए इंसानियत के लिए ऐसी अशिया की जरूरत है जो इंसानियत की भलाई में इस्तेमाल हो सकें। समुद्री जड़ी बूटियां और ऐसी चीजें जो दवाएं बनाने के काम आ सकें, या बकाए इंसानियत के लिए वो समुद्री नवारदात भी चाहते हैं। उनकी नीयत खुलकर सामने आ जाएगी और ये अंदाजा हो जाएगा कि वो किस कदर मुखलिस हैं तुम्हारे साथ। ये तो तुम्हारे हक है कि तुम जिस मकसद के लिए इतनी तैयारियां और इतना कसीर सरमाया सिर्फ करके निकले हो वो तुम्हें मिल जाए, और जिस मकसद के लिए अपनी इस महम पर आए हैं वो उन्हें मिल जाए। हमें खास टारगेट मुकर्रर करने के बाद वापसी का सफर इख्तियार कर सकते हैं, और अगर इससे पहले उसके लिए हमें मजबूर किया जाए तो हम अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। अमीर अर्तका हाशमी मुंह फाड़े गारथा की बातें सुन रहा था। सब कुछ तो उसके तस्वर में कभी नहीं आया था, लेकिन औरत अच्छे अच्छों की दिमाग पलट देती है, और फिर गारथा जैसी औरत जो अपनी बात को मनवाना जानती थी और जिसमें ये सलाहियत पोशीदा थी कि वो जो कुछ कहे उसे ज़हनी तौर पर महसूस करा दे। चुनाचा अर्तका हाशमी के ज़हनी अंदाज में एकदम नुमाया तब्दीलियां पैदा हुई। चंद लम्हा सोचते रहने के बाद उसने कहा, मेरा ख्याल है मेरे इन साथियों को इस बात पर एतराज नहीं होना चाहिए। उनमें से किसी ने कभी इसका इजहार नहीं किया कि वो दौलत भी अपने कब्जे में रखेगा। मेरा मतलब है जो इत्तफाकिया तौर पर हमें समुंदर की गहराइयों में नसीब हो जाए। ऐसे हालात अगर मैं उनमें से इस बात का इजहार करूं तो उन्हें इस बात पर एतराज नहीं होना चाहिए। इसमें भी कोई शक नहीं कि अखनातून की तामीर पर जितना कुछ खर्च हो चुका है उनमें से कोई भी फर्द इतना खर्च नहीं कर सकता था। मैंने तो उसके लिए अपने खजानों के मुंह खोल दिए थे और कभी भी ये नहीं सोचा कि क्या खर्च कर रहा हूँ। जो कुछ उन्होंने चाहा मैंने वो किया। अब अगर मैं उनकी वापसी का इरादा रखता हूँ तो ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं। चौंका ये सब कुछ मैं उनकी जेबों से तो नहीं वसूल करूंगा। मैं भी यही कहना चाहती हूँ, और मुझे खदशा है कि इस सिलसिले में वो लोग तुमसे मुखलत ना साबित हो सकेंगे। अर्तका हाशमी तशवीशनाक निगाहों से गारथा को देखता रहा। फिर उसने पुरजोश लहजे में कहा, नहीं, अगर वो इस बात से इख्तलाफ करेंगे तो फिर तो उनकी नीयत वाज़ेह हो जाती है। मेरे जहाज के जरिए कम अज कम उन्हें दौलत तो नहीं मिलनी चाहिए। ये तमाम तर असूलों के खिलाफ बात होगी। किसी पर हकीकत का इजहार करोगे तो वो कभी तुम पर नहीं खुलेगा। चुनाचा उन्हें एहतियात से खोलना, और जब वो खुल जाएं तो उनके बारे में फैसला कर लेना। हाँ, एक सवाल मैं तुमसे जरूर करना चाहती हूँ। क्या? अर्तका हाशमी ने पूछा। इस जहाज पर जितना अमला है
जितने लोग उस पर काम कर रहे हैं उनमें से कितने अफराद तुम्हारे हक में हैं? कभी गौर नहीं किया इस बात पर? मेरा ख्याल है मेरे अपने आदमियों की तादाद भी काफी होगी और वो आम किस्म के लोग हैं। जहाज का कैप्टन एडगर है, यहाँ पर मौजूद माहरीन हैं और वो भी उसके तवस्सुत से आए हैं। बाकी अमला वगैरह जो है उसे हमने मुश्तरका तौर पर मुलाजम रखा है और उसे अदायगियां मैंने की हैं। चुनांचे असूली तौर पर इस अमले को मेरा ही वफादार होना चाहिए। अर्तका हाशमी ने बहुत देर तक सोचते रहने के बाद फैसला किया था कि क्लोपेट्रा की हिदायत पर अमल करना जरूरी है। फिर जब उसने अपना ये ख्याल उन लोगों पर जाहिर किया तो सब के सब हैरान रह गए। इस वक्त भी एक मजलिस जमा थी जिसमें प्रोफेसर भी शरीक था। अर्तका हाशमी ने कहा, दोस्तों, मैं तुम पर एक अनोखा इंकशाफ करना चाहता हूँ। ये बात तुम्हारे इल्म में है कि मेरी नई बीवी पुरइस्रार अलूम की माहर है और अब तक उसने जो दो ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं जिनकी तोजी हमारे जहन अभी तक नहीं तलाश कर सके। ऐसी हालत में अगर वो हमारे किसी मकसद के लिए हमसे कुछ कहती है तो मेरा ख्याल है हमें तस्लीम करना चाहिए। आपने वादा किया था अर्तका हाशमी कि क्लोपेट्रा से मशवरा करने के बाद हमें ये बताएंगे कि वापसी के सफर के लिए क्या फैसला किया जाए। हाँ, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। वो ये कहती है कि अभी वापसी का सफर हमारे लिए नामुनासिब होगा। वो क्यों? इसलिए कि समुंदर हमारा साथ नहीं देगा और वापसी के सफर में हमें खदशात लाहक हैं। जहाँ तक समुंदर का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है प्रोफेसर समुद्री मालूमात से बहुत ज्यादा वाकफियत रखते हैं। एक जहाज राह होने की हैसियत से मौसमों की तफसीलात में भी जानता हूँ और जो सफर हम तय करके आए हैं अगर उसे वापसी के लिए तय करें तो हमें कम से कम मौसमी खराबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और असद शेजारी अपने जिस मकसद के लिए समुद्री महम पर निकले हैं उसकी तकमील का पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और उन्हें वो काम कर डालना चाहिए। हमारा असल मकसद तो यही था, कैप्टन एडगर ने कहा। तुम ठीक कहते हो कैप्टन, लेकिन अगर हम मजीद कुछ वक्त समुद्र में गुजारें तो आखिर क्या हर्ज है? अर्तका हाशमी के लहजे में तब्दीली रूनुमा होने लगी जिसे हर फर्द ने महसूस किया था। मजीद सफर करने की वजह क्या है? मैंने तुम्हें बताया है कि क्लोपेट्रा नहीं चाहती कि अभी वापसी का सफर इख्तियार किया जाए। क्या ये बात आप मुनासिब कर रहे हैं? अर्तका हाशमी, क्लोपेट्रा से सिर्फ मशवरा लिया जा सकता है, उसकी चाहताओं को तो हमारे प्रोग्राम में कोई दखल नहीं है। एडबर भी काफी तलख हो गया था और उसका पारा चढ़ गया। नहीं कैप्टन, मैं इस जहाज का मालिक हूँ और मुझे ये हक हासिल है कि मैं कोई ऐसी मशवरा दे सकूं जो मुझे बेहतर महसूस हो। आपको सिर्फ उस हदायत पर अमल करना चाहिए। नहीं, मैं कैप्टन की हैसियत से आपकी मुलाजमत में नहीं आया हूँ अमीर अर्तका हाशमी। ये तो एक बाहमी ताउन था जिसके तहत हमने उस महम को सर अंजाम देने का फैसला किया था और मैं समझता हूँ कि असद शेरादी को इस सिलसिले में अपने मौक़िफ़ का इज़हार करना चाहिए। असद शेरादी ने आखिरी और कतई लहजे में कहा, हाँ अर्तका हाशमी, इस सिलसिले में आप हमारे सरपरस्त बेशक हैं, लेकिन वो मशवरे आपके कबूल नहीं किए जा सकते जो हमारे मफाद के खिलाफ हों। बेशक मैडम क्लोपेट्रा ने हमें 2 मुसीबतों से बचाया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी हर पेशगोई दुरुस्त साबित हो, और अगर हो भी तो ऐसा कोई मसला नहीं है। हमें वापसी के लिए सफर तो इख्तियार करना ही था। पहले हमने तमाम अशिया को किसी शहर पहुंचने के बाद अपने इदारे को मुंतकिल कर दें, उसके बाद जरूर कुछ किया जा सकते हैं। मैं इसकी मुखालफत करता हूं असद शेरादी, अमीर अर्तका हाशमी ने करख्त और खुरदरे लहजे में कहा। लेकिन हम आपकी ये मुखालफत कबूल नहीं करेंगे अर्तका हाशमी, क्योंकि ये हमारे मकसद के खिलाफ है। असद शेरादी ने जवाब दिया। दर्दाना खुश्क होंठों पर जुबान फेरने लगी थी। जो फिदा जहाज पर पैदा हो गई थी वो इंतहाई खतरनाक थी और किसी बड़े खतरे का पेश खीमा थी। अर्तका हाशमी की आंखें सुर्ख हो गईं। वैसे भी वो तेज मजाज था और इस वक्त उसे ना जाने क्यों अपनी मुखालफत बेहद ग्रां गुजरी थी। उसने सर्द लहजे में असद शेरादी से कहा, मैंने हमेशा आप लोगों के साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार किया और इसमें भी कोई शक नहीं कि मैंने आपके मकसद से भरपूर ताउन किया और अखनातून की तैयारी में कैप्टन एडगर को हर वो इजाजत दे दी जो हमारे इस सफर के लिए बेहतर साबित हो सकती थी। लेकिन इसके बावजूद मैं इस जहाज पर अपनी मलकियत का हक
बरकरार रखता हूँ और एक छोटे से मसले को इस कदर अहमियत दिए जाने पर एहतजाज करता हूँ। ये एहतजाज सिर्फ ज़बानी नहीं है, बल्कि अगर मेरे मकसद के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो मैं उसे अपने खिलाफ कार्रवाई तस्वर करूँगा और इस कार्रवाई के खिलाफ जवाबी हक मेरे पास महफूज है। प्रोफेसर ने पहली बार इस मामले में मुदाखलत करते हुए कहा, एक छोटे से मसले को बहुत बढ़ाया जा रहा है और ये हमारे मफाद के खिलाफ हो सकता है। अगर हमें मजीद आगे का सफर इख्तियार करना चाहिए अर्तका हाशमी, तो क्या इस बात का तयन किया जा सकता है कि उसके बाद हमारी वापसी मुमकिन हो सकेगी? हाँ, किया जा सकता है। कब तक? जहाज पर जो कार्रवाई हो रही है उसमें समुद्र से ऐसी अशिया का हसूल अव्वलियत रखता है जो इंसानी बीमारियों का इलाज हों, लेकिन जो कीमती अशिया समुद्र से बरामद हो रही हैं उनका मसरफ मेरे इल्म में लाया जाए। अर्तका हाशमी की ये एक और ऐसी बात थी जो उन लोगों को सख्त गिरां गुजरी। असद शिराजी ने कहा, अव्वल तो समुद्र से ऐसी अशिया बरामद नहीं हुई है अर्तका हाशमी जिनकी कोई बहुत बड़ी मालियत हो। हाँ, वो चीजें जो आपके ख्याल में कीमती हैसियत रखती हैं उनका इस्तेमाल दवाओं वगैरह में नहीं हो सकता। उनकी फहरिस्त आप खुद तैयार कर लें और हम उन्हें बखुशी आपकी मलकियत में देने के लिए तैयार हैं। ये कैसे मुमकिन है? कैप्टन एडगर ने कहा। क्यों कैप्टन, आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? नवारदात में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब अर्तका हाशमी अपने मकसद से मुनहरफ हो गए हैं, मैं इन तमाम बातों की मुखालफत करता हूँ। अखनातून मेरी मलकियत है और उसे जो माली मफादात होंगे वो मेरे हिस्से में आएंगे। बाकी आप लोग अपना काम करते रहिए और सुनिए, जो कुछ अब तक हासिल किया जा चुका है वो इंतहाई नाकाफी है। आप लोगों को और ख़ास तौर से कैप्टन एडगर को इसका इल्म है कि जहाज की तकमील में कितना सरमाया खर्च हुआ। ये सरमाया अगर मुझ तक पहुंच जाता है तो ये जहाज मैं आप लोगों के हाथ फरोख्त भी कर सकता हूं, लेकिन इससे पहले इन कार्रवाइयों को तर्क करना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। मैं इस सिलसिले में एक हदफ मुकर्रर करता हूं। इसके मुताबिक समुद्र से गोताखोरों के जरिए मुझे वो मालो दौलत मिलनी चाहिए जिसका मैं हकदार हूं और इससे पहले जहाज की वापसी मुमकिन नहीं। ये मेरा आखिरी फैसला है। अर्तका हाशमी अपनी जगह से उठा और तेज तेज कदम उठाता हुआ कोहनियों की कतार की जानब चल पड़ा। सब के सब तशवीश ददा निगाहों से उसे देख रहे थे। अब तक का सफर निहायत पुरसकून गुजरा था, लेकिन इस वक्त की बातों ने सबके जहनों पर बुरा असर डाला था। समुद्र से 2 बार उन पर हमले हुए थे और दोनों बार उन्होंने निहायत खुश अखलूबी से उन्हें नाकाम बना दिया था, लेकिन ये तीसरा हमला सब ही के लिए बायसे तशवीश था और हर जहन में एक ही सवाल था कि अब क्या होगा। अमीर अर्तका के इन अल्फाज और इस रवैये ने जहाज की पुरसकून जिंदगी में एक हलचल मचा दी थी। मैं पेश गोई करता हूँ प्रोफेसर कि बात हद से ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। शायद अमीर अर्तका को मैं इस कदर इल्जाम ना दूं, लेकिन जो खौफनाक बला समुंदर के रास्ते अखनातून पर नाज़िल हुई है वो इससे आगे भी बहुत कुछ कराएगी। तुम्हारी मुराद उस औरत की तरफ से है जिसे अमीर अर्तका क्लोपेट्रा कहता है। सारा फसाद उसी का पैदा किया हुआ है। ये बात ढकी छुपी तो नहीं। अमीर अर्तका ने कहा था कि वो उससे मशवरा करेगा और ये मशवरा उसके अलावा और कोई नहीं दे सकता। कैप्टन, मसला तो अब ये पैदा हो गया है मेरे दोस्त कि मेरे अमीर अर्तका अब हम सब से ज्यादा उस पर एतमाद करता है और इसमें भी कोई शक नहीं कि उसने जो 2 पेश गोइयां की थी वो हरफ बहरफ दुरुस्त निकली हैं और उस औरत ने अपने आप को एक पुरइसरार मखलूक साबित कर दिया है। उस पुरइसरार मखलूक का कब्जा कुदरत में और ना जाने क्या कुछ होगा। ये बात आहिस्ता आहिस्ता मंजरे आम पर आएगी। मेरी राय है कि जज्बाती ना हुआ जाए। जिस तरह हमें समुद्र में 2 हादसे पेश आए और हमने वक्त ने हमें उन हादसों से बचा लिया है, इसी तरह इस हादसे से भी कोशिश की जाए और ऐसा कोई तरीकेकार इख्तियार किया जाए जिससे ये हादसा भी इस तरह टल जाए जिस तरह 2 बार अखनातून बच चुका है। प्रोफेसर ने बड़े नरम अंदाज में एडगर को समझाते हुए कहा,
असद सिराजी और दर्दाना वगैरह के चेहरों पर तशवीश के आसार थे और असद सिराजी ने इस गुफ्तगू में मजीद कोई हिस्सा नहीं लिया। उसके अपने जहन में क्या था ये किसी को नहीं मालूम था। कैप्टन एडगर ने कहा, मगर इसका तो ये मकसद हुआ प्रोफेसर कि हम सब अपने आप को अमीर अर्तका का नौकर तस्वर कर लें और अब सिर्फ उसके इशारों पर नाचते रहें। बात बहुत संगीन है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि अमीर अर्तका के इशारों पर नाचें। जहाज पर बहुत बुरे हालात पैदा हो जाएंगे प्रोफेसर। यही बात तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कैप्टन एडगर कि हमें बुरे हालात पैदा होने से बचना है, और अगर हमने समझी सहमी हुई समझदारी का सबूत नहीं दिया तो सोचो इसके बाद क्या होगा। तो फिर आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? मुझे एक मौका दो। अमीर अर्तका से मुलाकात करके मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि बात बन जाए। असद सिराजी ने फौरन ही कहा, कोई हर्ज नहीं कैप्टन एडगर। अमीर अर्तका अगर इस जहाज का मालिक है तो हम भी उसके तामीर कुंदा हैं, हम बाद में कुछ सोच सकते हैं। अगर प्रोफेसर अमीर अर्तका से गुफ्तगू करके उसे कुछ समझाने में कामयाब हो जाएं तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं अमीर अर्तका, प्रोफेसर ने कहा। जी प्रोफेसर, मैं आपका बेहद एहतराम करता हूं। आप साहिब इल्म हैं, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं आप? जो फैसला तुमने किया है वो बुराइयों की जानब जाता है और इसमें हमें खतरात लाहक हो गए हैं कि कहीं तुम लोगों के दरमियान इख्तिलाफ ना पैदा हो जाए। आप कमाल करते हैं प्रोफेसर, आपके जिस्म पर जो लिबास है वो आपकी मलकियत है। अगर बहुत से लोग उसकी धज्जियां करने पर आमादा हो जाएं, तो क्या आप खुशी से इस बात को तस्लीम कर लेंगे? अखनातून मेरी मलकियत है। मैंने कसीर सरमाया सिर्फ करके उसकी तामीर की है। मैंने उसे बैनुल अक़वामी समुद्रों में सफर करने के लिए दुनिया भर से राब्ते कायम किए और इजाजतनामे हासिल किए। मैंने उसके लिए एक जंगी जहाज होने का इजाजतनामा जिस तरह हासिल किया है, मेरा ख्याल है और कोई इस कार्रवाई में कामयाब नहीं हो सकता था। ये सिर्फ अब मेरे इख्तियारात थे, मेरे ताल्लुकात थे, जिसकी बिना पर हमें ये इजाजत मिल गई। इसके अलावा एक प्राइवेट जहाज की हैसियत से उसे दुनिया भर में सफर का इजाजतनामा मिला। ये सारी बातें मामूली नहीं है प्रोफेसर। कैप्टन एडगर, असद सिराजी या कोई भी ये कार्रवाइयां करता तो आप यकीन करें कि आधी उम्र इसमें बीत जाती। जब अखनातून को मुकम्मल हैसियत देने का सारा काम मैंने किया है, उसकी तामीर में मैंने कितनी दौलत सिर्फ की, जितनी दौलत से एक कारखाना लगाया जा सकता था जो लाखों रुपए रोजाना की आमदनी हमें दे सकता था। तो अगर आज मैं अखनातून पर अपनी मलकियत का दावा करता हूँ तो आप लोगों को एतराज क्यों होता है? अखनातून 100% तुम्हारी मलकियत है अमीर अर्तका हाशमी। हम में से कौन उस पर अपना दावा करता है? लेकिन तुमने भी इस मकसद को, इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया था जिसके तहत हम समुंदर में निकले हैं। समुंदर से दौलत समेटना मकसद नहीं था, हमें तो समुद्र से वो दौलत हासिल करना चाहते हैं जो इंसानियत की भलाई के काम आए। देखो बुरे काम तो बेशुमार हो रहे हैं। सारी दुनिया एटम के जाल में फंसी हुई है। हर मुल्क एटमी तवानाई हासिल करके दूसरों की तबाही का सामान कर रहा है। और अगर ये सारे दीवाने दीवानगी पर आमादा हो गए और इंसानियत को कोई बदतरीन नुकसान पहुंचा, तो क्या तुम अखरातून में बैठकर समुंदर में सफर करते रहोगे? इसके बरअक्स अगर हम इंसानियत के लिए कुछ कर सके तो रहती दुनिया तक हमारा नाम रहेगा। मुझे नाम की जरूरत नहीं है प्रोफेसर। मैं कब इस बात से इख्तिलाफ रखता था? मेरा बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी हैसियत है, इतना कुछ है मेरे पास कि अखनातून जैसे 10 जहाज बना सकता हूँ। बात सिर्फ असूल की है। क्लोपेट्रा मेरी बीवी है। अगर हम लोग ये बात तस्लीम कर चुके कि उसने दोबारा अखनातून की जिंदगी बचाई, तो फिर हम उसकी ये बात क्यों नहीं मानते कि अभी किसी मुहज़्ज़ब आबादी में वापसी हमारे लिए मुनासिब नहीं? इसके अलावा प्रोफेसर असद सिराजी तो इस बात का दावा करते हैं और आप भी इस दावे में शरीक हैं। वो कैप्टन एडगर भी इस दावे में बराबर के हिस्सेदार हैं कि आप लोगों का मकसद सिर्फ इंसानियत की भलाई के लिए समुद्री जड़ी बूटियां हासिल करना है और वो समुद्री अजायबात जिससे किसी न किसी तरह इंसानियत को फायदा पहुंचे। अगर बात सिर्फ इतनी सी है तो फिर उस दौलत पर अपना हक
क्यों जताया जा रहा है जो समुंदर से हासिल हो रही है। इस दौलत को अगर मेरी मलकियत करार दे दिया जाए तो इससे किसी को क्या नुकसान पहुंचता है। मैं आपको बता दूं प्रोफेसर कि आपके बारे में मैं नहीं कहता। एडगर और असद शेराजी एक जहन लेकर अखनातून पर निकले हैं। उनका मकसद इंसानियत की भलाई में आड़ में दर हकीकत दौलत का हसूल है। जो जड़ी बूटियां मिलती हैं वो असद शेराजी अपने कब्जे में ले ले, लेकिन समुद्री मोतियों और समुद्र से निकलने वाली दौलत वो क्यों अपने कब्जे में लेना चाहता है। हम समुद्र में ऐसी चीजें भी तलाश कर सकते हैं जो दुनिया के लिए कीमती हों। उनकी निशानदही करके हम उन दौलतमंदों को इधर मतवज्जा कर सकते हैं जो समुद्री खजाना निकालने के शायक हैं, और उसके लिए हम उनसे रॉयल्टी तलब कर सकते हैं। बहुत दौलत मिल जाएगी। आप लोग अपना ये काम करें प्रोफेसर, और मुझे मेरा काम करने दें। क्या हर्ज है इसमें? लेकिन बात सिर्फ ये है कि एक आड़ी गई है और इस आड़ में दौलत हासिल की जा रही है। फिर ये सारी दौलत इस इदारे को मुंतकिल हो जाएगी जो समुद्री मालूमात के लिए शोहरत पा चुका है। उसका मालिक कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ असद शेराजी। हिस्सेदार कौन होगा? कैप्टन एडगर, और शायद आप भी प्रोफेसर। माफ कीजिएगा, मैं ये अल्फाज कहने पर मजबूर हूँ कि आप अगर सबसे मुखलिस हैं तो मेरी बात क्यों नहीं मान ली जाती। ऐसा किया जाए कि गोताखोर जब समुद्र में जड़ी बूटियां तलाश करने निकलें तो उनमें से एक गिरोह ऐसा भी हो जिसके सुपुर्द सिर्फ मोती और कीमती अशिया निकालने का काम किया जाए, और ये काम मेरे लिए हो। दुनिया भर के समुंदर मोतियों से भरे पड़े हैं। कीमती जेवरात समुद्रों में मौजूद हैं। बेशुमार ममालिक इनके हसूल के बाद इनका कारोबार कर रहे हैं। अगर मैं भी ये सब कुछ चाहता हूँ तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। आप सब लोग तो इंसानियत के मुखलिस हैं। चलिए मुझे दौलत का तलबगार मान लीजिए। हर इंसान अपना एक मजाज होता है। अगर आप उनकी तरफ से कोई राय लेकर आए हैं तो मेरे जवाब आपको मिल चुका है। जो कुछ मैंने कहा है वही होना चाहिए। अखनातून के मालिक की हैसियत से मैं इस बात का हुक्म देता हूँ कि मेरी पसंद से इनहराफ नहीं किया जाए, वरना उसके बाद हालात के खराब होने की जिम्मेदारी आप सब लोगों पर होगी। तुम्हारे इस फैसले में कोई लचक की गुंजाइश है अमीर अर्तका? हरगिज नहीं। जो बात मैं आखिरी बार कह देता हूँ उसमें कोई लचक नहीं होती। बेहतर है जब तुम्हारे फैसले में कोई लचक की गुंजाइश नहीं तो मैं उनसे कह देता हूँ कि तुम्हारा हुक्म माने। इसी में अखनातून की बेहतरी है। हाँ, इसी में अखनातून की बेहतरी है। अमीर अर्तका हाशमी ने फैसला कुन अंदाज में कहा। हेलो दरदाना, क्या कर रही हो? ओह सर, कुछ नहीं, हुक्म दीजिए। दरदाना ने मुस्तआदी से कहा और असद शेराजी का चेहरा देखने लगी जिस पर परेशानी के आसार नजर आ रहे थे। वो गहरी सांस लेकर दोबारा बोली, सर मैं जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। मुझे पता है इन हालात में आपके लिए क्या कर सकती हूँ। आओ कहीं खुली फजा में खड़े होकर बातें करेंगे। जहन पर शदीद बहरान तारी है, असद शेराजी ने कहा, और दरदाना फौरन तैयार हो गई। असद शेराजी उसे साथ लिए हुए अर्शे पर पहुंच गया और एक दूर दराज गोशे में वो दोनों रेलिंग से टिक कर खड़े हो गए। दरवाना तशरीददा निगाहों से असद शेराजी का चेहरा देख रही थी। और तुम जानती हो कि मेरी परेशानी की वजूहात क्या हैं? असद शेराजी ने कहा। अच्छी तरह जानती हूँ सर, और एक नजरिया भी रखती हूँ इस सिलसिले में। वो ये कि अमीर अर्तका उस औरत की आमद से पहले एक निहायत मुखलिस आदमी था और पूरी तरह हमारे तमाम मंसूबों से मुत्तफिक, लेकिन उस औरत की आमद ने सूरत हाल बहुत खराब कर दी है। मेरा भी यही ख्याल है, और अगर अखनातून पर कोई गड़बड़ हुई तो उसकी मुकम्मल जिम्मेदार वही औरत होगी। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि वो कौन है। फर्ज कीजिए सर, अगर हमें ये बात मालूम हो जाती है कि वो कौन है, तब भी ये हमारे लिए एक बेमकसद सी बात होगी। वो जो कोई भी है, अब तो हमें सिर्फ ये सोचना है कि उसने अमीर अर्तका पर तसल्लुत जमा कर कौन से मंसूबे की तकमील करना चाहिए है। मेरा जहन बहुत दूर तक सोच रहा है। हो सकता है कि उसे एक अहमकाना तसव्वुर ख्याल करो, लेकिन ना जाने क्यों मेरे अंदर ये एहसास कभी होता जा रहा है। क्या हम उस औरत को उन तमाम वाकयात से मुंसलिक नहीं कर सकते जो अब तक हमें पेश आते रहे हैं? मेरी मुराद उन वाकयात से है जिनका सिलसिला इस वक्त से शुरू होता है जब एक समुद्री माहर की लेबॉर्ट्री पानी से भर गई थी और वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, और उसके बाद जापान में शबान पर मुतअद्दिद हमले किए गए, और इस वक्त तक
जब तक हम अपने वतन से रवाना नहीं हुए शाबान के सिलसिले में कोई ना कोई कार्रवाई की जाती रही। मेरा एहसास मुझे यकीन दिलाता है कि इस औरत का ताल्लुक भी किसी ना किसी तरह इन्हीं लोगों में से है। दर्दाना पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगी। फिर उसने कहा, सर अगर ऐसा है तो क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि ये औरत इंतहाई ताकतवर आसाब की मालिक है, इंतहाई आला सलाहियतों की हामिल, इंतहाई बेहतरीन जिस्मानी कुव्वतें रखती है, क्योंकि उसने वो खतरा मोल लिया जो कोई आम आदमी नहीं ले सकता। उसके साथ एक लाश भी पाई गई थी जो हो सकता है उसी साजिश का एक हिस्सा हो। मैं समझ रहा हूँ अगर हम इन्हीं बुनियादों पर सोचें तो और भी बहुत से ख्यालात हमारे जहन में आते हैं। उसने आज तक अपना नाम भी नहीं बताया और कितनी दिलचस्प बात है कि उसे एक मजबूत हसीयत से तस्लीम करना पड़ा। बिलाशुबा अमीर अर्तका की नई बीवी होने की वजह से वो हम सब के लिए काबिल एहतराम हो गई। उसने यहाँ आने के बाद वो फैसला किया जो एक इंतहाई ज़ैरक औरत कर सकती थी, यानी अमीर अर्तका हाशमी का इंतखाब, क्योंकि अमीर अर्तका हाशमी की अपने तौर पर एक हसीयत है। और उसके बाद जब हम उस सब मीरियन और उन बहरी कज़ाकों के बारे में सोचते हैं तो तब भी हमारा जहन उस साजिश की जानब जाता है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि सिर्फ उस साजिश की तकमील के लिए एक सब मेरियन तबाह कर दी जाती है। बेशुमार ऐसे लोगों को मरवा दिया जाता है जो बहरी कज़ाक हैं। वो लोग कौन थे आखिर? और इतने लोगों की कुर्बानी दी गई तो फिर सोच लो ये मंसूबा किस कदर खतरनाक हो सकता है। वरना जहाँ तक उसकी पेशगोइयों का ताल्लुक है तो क्या एक ऐसी पुरइसरार कुव्वतों की मालिक औरत समुंदर में अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, अपनी साथी औरत की जिंदगी नहीं बचा सकती थी? बिलाशुबा सर, ये इंतहाई मुश्किल और उलझा हुआ मसला है। इस बात के अमकानात भी हो सकते हैं सर कि वो सब मीरियन धोखे से वहां बुलवाई गई हो और इस तरह हमारे हाथों उसे तबाह करा दिया गया हो, दर्दाना ने कहा। असद शराजी ने कोई जवाब नहीं दिया। देर तक कुछ सोचता रहा। फिर उसने कहा, मैं तुमसे साफ अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि बाकी लोग दूसरे नंबर पर आते हैं। मैं, तुम और शाबान, हम तीनों का एक अलग मसला है और अब हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब अंदाज में सोचना है। शाबान को तुम होशियार कर दो, हो सकता है वो औरत शाबान ही के चक्कर में हो। और इस तरह उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने अक़दामात का आगाज किया हो। इस काम में देर नहीं करो दर्दाना। बहुत बेहतर, अभी शाबान तक पहुंच जाती हूँ, दर्दाना ने कहा और असद शरादी ने उसे जाने की इजाजत दे दी। दर्दाना शाबान की तलाश में निकल खड़ी हुई। उधर शाबान भी जहाज के एक गोशे में खड़ा समुंदर की लहरों को देख रहा था और ऐसे लम्हात में सैंड्रा को भला क्यों ना मौका मिल जाता। चुनाचा वो भी शाबान के नजदीक खड़ी हुई थी और मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देख रही थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, तुम समुंदर की लहरों को मुझसे ज्यादा अहमियत देते हो शाबान। शाबान ने चौंक कर उसे देखता रहा, मुस्कुराया, फिर बोला, हाँ सैंड्रा, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? इसलिए सैंड्रा कि तुम सिर्फ एक कहानी हो, जबकि समुंदर में बनने वाली हर लहर अपनी एक अलग कहानी रखती है और मुझे समुंदर की कहानियां बहुत पसंद हैं। मैं अब तुमसे वो सब कुछ कहने पर मजबूर हो गई हूँ शाबान, जो शायद कभी ना कह पाती। तुम जानते हो कि मेरे डैडी ने मुझे हमेशा नौजवानों से दूर रखा। मैं तुम्हें उसके बारे में सारी तफसीलात बहुत पहले बता चुकी हूँ, इसलिए दोबारा नहीं दोहराऊंगी। उन्होंने मुझे तुम तक पहुँचाया इसलिए कि तुम उन्हें अजीब लगते थे, लेकिन अब तुम्हारे पास पहुंचने के बाद मेरा अपना जाती सिलसिला शुरू हो चुका है। डैडी भी यही चाहते हैं कि तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ। जहाज पर जो कुछ हो रहा है, लोग जो कुछ करते हैं, वो उनका अपना मामला है। तुम भी जिस हद तक उसमें दिलचस्पी लेते हो, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन शाबान, अब मैं तुम्हें अपने लिए चाहती हूँ, खालस अपनी जात के लिए। उसी वक्त दर्दाना के कदमों की चाप सुनाई दी। सैंड्रा किसी कदर अफसुर्दा सी हो गई। दर्दाना के आने पर उसे संभलना पड़ा। दर्दाना ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो सैंड्रा। हेलो शाबान। शाबान चौंक कर दर्दाना की जानब मतवज्जा हो गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो आंटी। क्या हो रहा है भाई? दुनिया से अलग थलग
जहाज के इस हिस्से में तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा अजीब सा एहसास हुआ है। कैसा एहसास हुआ है आंटी? तुम दोनों एक जगह खड़े बहुत खूबसूरत लगते हो। ये बात आप शाबान को क्यों नहीं समझाती? पता नहीं ये किस किस्म के आदमी हैं। दुनिया की कोई बात इन पर असर अंदाज नहीं होती। आंटी दर्दाना, मैं आपसे तन्हाई में कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ, सैंड्रा ने कहा। जरूर माय डियर सैंड्रा, जब भी तुम्हारा दिल चाहे मेरे पास मेरे कैबिन में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या इस वक्त तुम चंद लम्हात के लिए मुझे शाबान से गुफ्तगू करने की इजाजत दोगी? हाँ, आप शाबान से गुफ्तगू करें, मैं चलती हूँ, सैंड्रा ने कहा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई वहां से चली गई। शाबान एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराती निगाहों से दर्दाना को देखने लगा। दर्दाना भी मुस्कुरा दी। कोई खास बात है आंटी? शाबान ने सवाल किया। हाँ शाबान, बहुत सी खास बातें हैं। सबसे पहले तुम्हें मिस्टर असद शहरादी का एक खासूसी पैगाम देना चाहती हूँ। जी जी आंटी फरमाइए, शाबान मतवज्जा हो गया। इन वाकयात से तुम ला इल्म नहीं होगे। यकीनन ये बात तुम्हारे इल्म में आ चुकी होगी कि अमीर अर्तका कुछ बदल गया होगा और उसने इतने सख्त हालात पैदा कर दिए हैं कि अब अखनातून पर नापसंदीदा कार्रवाइयां होने का खदशा है। शाबान ने शाने हिलाए और बोला, आंटी ये काम उन बड़े लोगों का है जो हालात पर पूरी पूरी निगाह रखते हैं। मैं तो सिर्फ आप लोगों के अहकामात की तामील करता हूँ, ना ही मैंने इस बारे में कभी हट कर कुछ सोचा है। अब सोचना होगा शाबान, अब हमें बहुत कुछ सोचना होगा। अमीर अर्तका ने अपना नजरिया अलग कर लिया है, लिहाजा हमें उनसे हट कर सोचना पड़ेगा। ये खुदगर्दी नहीं है बल्कि अपने तहफ़्फ़ुज़ करने की बात है। मैं असद शहरादी का ये पैगाम तुम तक पहुंचाना चाहती हूं कि तुम्हें पूरे माहौल से होशियार रहना है। वो औरत जिसका नाम क्लोपेट्रा रख दिया गया है बहुत पुरइसरार मालूम होती है और हो सकता है वो अखनातून पर कोई बहुत बड़ा फसाद कराने का बाइस बन जाए। तुम्हें अपने तौर पर उससे बहुत मोहतात रहना है। शाबान दर्दाना को देखकर मुस्कुराता रहा। उसकी आंखों में एक शरारत अमीज चमक थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, जब आप लोग किसी मुश्किल का शिकार हो जाएं तो मुझे बता दें, हालात ठीक हो जाएंगे। जो कुछ मैं कह रहा हूं उनका वही मतलब है और वही होगा भी। बहरतौर ये असद शहरादी का पैगाम था जो मैंने तुम्हें दिया है। जाओ सैंड्रा का पीछा करो, वो तुम्हें यहीं कहीं मिल जाएगी, दर्दाना ने शरारत अमीर अंदाज में कहा। शाबान उसकी बात सुनकर हंसने लगा था। और फिर खसूसी मीटिंग के बाद प्रोफेसर बैरन ने अमीर से दूसरी मुलाकात की और उन लोगों का नजरिया उसके सामने जाहिर कर दिया। इस वक्त गार्था भी अर्तका हाशमी के साथ थी। प्रोफेसर जानता था कि इस औरत ही का ये सारा चक्कर चलाया हुआ है। चुनाचा बात उसके सामने ही हो तो उसका सही जवाब मिल सकता है। अमीर अर्तका ने ये सुना तो हंसने लगा, फिर बोला, अगर आप लोग इतने ही बेहतरीन वसाइल के मालिक थे तो मुझे इस मिशन में शरीक करने की क्या जरूरत थी? मुझे क्यों तकलीफ दी गई? तुम जानते हो अमीर अर्तका कि मैं इस वक्त तुम लोगों के साथ मौजूद नहीं था जब ये सारी बातें तय हुई थी। जहां तक मिशन का ताल्लुक है तो इसका मकसद तो बहुत नेक है, लेकिन अब हालात चौंका दूसरा रुख इख्तियार कर चुके हैं, इसलिए ये नागवार बातें करना पड़ रही हैं। ताहम जैसा कि तुमने कहा, मैंने तुम्हारा पैगाम उन लोगों तक पहुंचा दिया। वो मालूम करना चाहते हैं कि जहाज की कीमत क्या लगाते हो तुम। दो अमीर अर्तका हाशमी एक लम्हे तक सोचता रहा, फिर उसने कहा, 2 अरब डॉलर। ठीक है, मैं नहीं जानता कि इस जहाज पर तुम्हारा क्या खर्च हुआ है, लेकिन मैं उन लोगों को ये कीमत बता दूंगा। नीज ये कि समुंदर से निकाले जाने वाले मोती, जवाहरात और दूसरी चीजें जो सामने आएंगी उनकी मालियत का अंदाजा कैसे लगाया जाएगा। आप मुझे क्या समझते हैं प्रोफेसर? सारी जिंदगी हीरे और जवाहरात में खेलता रहा हूँ। बड़े बड़े कीमती मोती मेरे खजाने में मौजूद हैं जो शायद आपको समुंदर से भी ना मिल सकें। मैं उनकी सही कीमत लगा सकता हूँ। आप इन चीज़ों को मेरे सामने लाएं, मैं खुद उनका तज्जिया करके आपको बता दूंगा। तो आपका ये जवाब मैं उन्हें पहुंचा दूं अमीर अर्तका? हाँ प्रोफेसर, आप इसमें मजीद कोई गुंजाइश नहीं है। प्रोफेसर बैरन ने एक निगाह गार्था पर डाली और उसके बाद वहां से उठ आया। फिर उसने उन तमाम लोगों को जमा करके अमीर अर्तका का जवाब उन्हें सुना दिया। कैप्टन एडगर की आंखें सुर्ख हो गई थीं। उसने कहा, अमीर अर्तका ने मेरी मालूमात के मुताबिक इससे आधी रकम भी जहाज पर खर्च नहीं की, लेकिन अब आपका क्या जवाब देते हैं मिस्टर असद शहरादी? वो बुराई पर आमादा है। हमारे पास अब तक
जो समुद्री मोती हैं उन्हें उसके सामने पेश करके कम से कम उनकी कीमत का अंदाजा कर लें। उसके अलावा वो मजीद कुछ तलब करना चाहे तो उसका इंतजाम भी हो सकता है। समुद्र से कुछ कीमती मोती हासिल हुए थे जिन्हें अलग कर दिया गया था। मुआवजे के तौर पर हाशमी ने निहायत बेगानगी के अंदाज में उन्हें देखा और उनकी कीमतों का तयन करने लगा। उसने कहा, अमीर अर्तका ने निहायत तवज्जो से तमाम अशिया का जायजा लिया। बात अज़ा कहने लगा, अगर तुम लोग समुंदर से सोना हासिल करने में कामयाब हो जाते हो तो मैं उसको सब पर तरजीह दूंगा। ये मोती और ये तमाम चीजें बहुत कीमती होती हैं और इनका मार्केट में पहुंचाना निहायत मुश्किल काम है, जबकि सोना मेरे लिए इंतहाई मुनाफत बख्श होगा। समुंदर में सोना, कैप्टन एडगर ने तल्ख लहजे में कहा। दुनिया भर के समुद्रों में घूमते हुए थे, तुम्हें इल्म होगा कि सोना कहां से हासिल किया जा सकता है। कैप्टन एडगर ने खामोशी इख्तियार की और नफरत से दूसरी जानब देखने लगा। अमीर अर्तका ने फिर कहा, बहरतौर मैंने कीमत का तयन कर दिया है और इसी के मुताबिक तुम लोग जहाज अखनातून की खरीदारी का अंदाजा लगा लो और कोई बात मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। उस गुफ्तगू के बाद समुंदर में जहाज को लंगर अंदाज कर दिया गया। इस वक्त सब ही अपनी इज्जत बचाने की फिक्र में सरगर्दा हो गए। गोताखोरों को खसूसी हदायत की गई और वो समुंदर में उतर गए। शाबान और दूसरे लोगों ने समुंदर में उतरने की कोशिश नहीं की। प्रोफेसर असद शराजी और कैप्टन एडगर गोताखोरों को खसूसी हदायत देने के बाद इंतजार करने लगे। हालांकि उन्हें भी इस बात का यकीन नहीं था कि जो कीमत अमीर अर्तका ने उन मोतियों की लगाई है, इतनी मिकदार में समुद्री मोती और ऐसी ही नायाब अशिया उन्हें दस्तयाब हो सकती हैं। ताहम कोशिशें की जा रही थी और अपने तौर पर सब लोग बड़े पुरजोश थे। गोताखोर खसूसी हदायत के तहत समुंदर में मोती तलाश करते रहे और इस सिलसिले में उन्हें खासी कामयाबी हासिल हुई। पहली कोशिश में ऐसे बहुत सी चीजें समुंदर से निकाली गईं जो निहायत कीमती हैसियत रखती थीं। उन्हें एक खास तरीके से लेबॉर्ट्री में साफ किया जाने लगा। अमीर अर्तका हाशमी इन तमाम बातों से बेगाना हो गया। वो पूरी तरह गार्था के जाल में जकड़ा जा चुका था। दूसरी जानब प्रोफेसर ने सैंड्रा को शाबान के पास भेजा और उसे अपनी लेबॉर्ट्री में तलब कर लिया। प्रोफेसर बैरन इस वक्त सफेद रंग का एक बड़ा सा कागज मेज पर फैलाए उसमें कुछ नक्शा तरतीब दे रहा था। टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, बहुत से जजीरे और इस किस्म के ना जाने क्या क्या चीजें उसने बना डाली थी, लेकिन खास तवज्जो एक सुर्ख नुक्ते पर थी जो एक सिमत बना हुआ था और प्रोफेसर ने इस बार खसूसी निशानात लगा रखे थे। उसने जगह जगह इस नक्शे पर नंबर भी दिए हुए थे। प्रोफेसर ने एक गहरी सांस ली, फिर कहने लगा, इस वक्त हमें तन्हाई दरकार है सैंड्रा, और तुम्हारे सुपुर्द ये जिम्मेदारी की जाती है कि किसी को मेरी तरफ ना आने देना। क्या तुम ये जिम्मेदारी कबूल करती हो? सैंड्रा ने खामोशी से गर्दन हिलाई और बाहर निकल गई। प्रोफेसर ने लेबॉर्ट्री का दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो पुरख्याल निगाहों से शाबान को देखता हुआ बोला, सामने से वो कुर्सी उठाओ और मेरे नजदीक बैठ जाओ। शाबान ने खामोशी से प्रोफेसर की हदायत पर अमल किया। प्रोफेसर के चेहरे पर इस वक्त अजीब से तासरात नजर आ रहे थे। शाबान ने एक निगाह उस नक्शे पर डाली लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। जब वो बैठ गया तो प्रोफेसर बैरन ने सरगोशी के अंदाज में कहा, जो आफताब इस वक्त जहाज पर मौजूद तमाम लोगों पर पड़ी है, उससे खुश असलूबी से निमटना हमारी जिम्मेदारी है। क्या तुम इस सिलसिले में अपना कोई किरदार अदा करना चाहते हो? मैं क्या कह सकता हूँ प्रोफेसर, शाबान ने कहा। नहीं शाबान, हम ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि ये समुद्री सफर है, बहुत से मकासद की तकमील भी करता है, और अगर इस वक्त अखनातून पर ये अफरा तफरी फैल गई तो हम भी अपने मकसद को पाने में खासी मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। मैं उनके लिए नहीं, अपने और तुम्हारे लिए आगे बढ़कर कुछ करना चाहता हूँ। सुनहरे ढेर और चमकते पत्थरों के रसिया इन चीजों के असूल के लिए असल मकसद को भुला बैठे हैं, लेकिन हमारे लिए बेमैनी हैं और शायद तुम्हारा जहन अभी उस तरफ ना जा सके। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर कोशिश करो तो तुम्हें लोकाई की कहानी याद आ जाएगी। शाबान की समझ में कुछ नहीं आया। वो खामोशी से प्रोफेसर का चेहरा देखता रहा। प्रोफेसर ने सफेद कागज पर निगाहें जमा दी। उसने एक पेंसिल उठाई और बोला, हम इस वक्त इस जगह हैं। मैंने ये नक्शा खुद बनाया है। क्या ये तुम्हारी समझ में आ सकता है?
शाबान सफेद कागज पर झुक गया। प्रोफेसर ने जिस जगह पेंसिल की नोक रखी थी, शाबान उस पर गौर करने लगा। देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने प्रोफेसर की तरफ देखकर गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं प्रोफेसर, मैं इस नक्शे को समझने से कासर हूँ। प्रोफेसर ने निगाहें उठाकर शाबान को देखा और फिर नक्शे पर नजरें जमा दी। वो किसी सोच में डूबा हुआ था और उसके चेहरे पर गहरी सुर्खी छाती जा रही थी। फिर उसकी सरसराती हुई आवाज उभरी, लोकाई तारीक बस्तियों का सरदार, लोकाई जिसे सूरज से चमकने वाली बस्तियों का इल्म हो चुका था और वो अरसा दराज तक उन बस्तियों की तलाश में सरगर्दा रहा। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिसके जरिए वो तैरता हुआ समुद्र की सतह पर जा पहुंचे। उसने चमकदार बस्तियों की दुनिया की कहानियां ना जाने कहां से इकट्ठी की थीं। उन कहानियों को समेटकर उसने अपने 5 हमनवा बनाए। उन 5 हमनवाओं को साथ लेकर चमकदार आबादियों की तलाश में चल पड़ा। उसने उन चमकदार आबादियों के लिए सुनहरी धात के अंबार कश्ती पर इकट्ठे कर लिए थे और वो चमकते हुए रंगीन पत्थर जो तारीक दुनिया में रोशनी का बायस थे, अपने साथ लेकर मंजिल की जानब चल पड़ा। लेकिन तकदीर उसका साथ नहीं थी। उसकी कश्ती भिनकर खोलते पानी की जानब जा निकली और यहाँ वो मौसम की खराबी का शिकार हो गया। फिर समझदारों ने बताया कि उसकी वो कश्ती जिसे वो बड़े एतमाद से लेकर रोशन दुनिया की तलाश में निकला था, साल हा साल तक समुद्र में चकराती रही। उस पर एक भी जानदार मौजूद नहीं था। हाँ, झूलती हुई 6 लाशें उसमें जरूर नजर आ रही थीं। यहाँ तक कि वो कश्ती खोलते पानियों से निकलकर ना जाने कहां भटकती हुई पल आकर ठंडे समुद्र तक जा पहुंची। और यहाँ पहुंचने के बाद उस पर जब मौसम के असरात रूनुमा हुए और आसमान से पानी बरसा तो वह समुद्र की गहराइयों में जा छुपी। प्रोफेसर चंद लम्हे के लिए खामोश हुआ और फिर बोला, शाबान बेटे, मैंने इस चमकदार दुनिया में रहकर यहाँ के तमाम उलूम से वाकफियत हासिल की है और बुलंदी से समुद्रों का तज्जिया करता रहा हूँ। मुझे वो रास्ते मालूम हैं जो हमारी मंजिल की जानब जाते हैं, लेकिन मैं उन साबों को कैसे छोड़ दूं जो मेरे मुंतजिर हैं, जिनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। लेकिन वो वाक़यात मुझे मालूम हैं और मैं ऐसी बहुत सी जगहों को जानता हूँ जहाँ से हमें आसानियाँ हासिल हो सकती हैं। और मेरा काम ही क्या था इस दुनिया में, ना जाने कितना अरसा मैंने भटक कर गुजारा है। शायद मैं अब भी सिमट गया हूँ और तुझे वो कहानियाँ सुनाने लगा हूँ जो तेरे नोखेज दिमाग में अभी तक नहीं आएंगी, जब तक कि वक्त तुझे खुद उन कहानियों से आशना ना करे। तू कौन है, क्या है, ये मेरे इल्म से भी बाहर है, लेकिन तुझे ये सब कुछ जानना चाहिए। देख, इस नक्शे में देख, ये है वो जगह जहाँ लोकाई की कश्ती गर्क हुई थी। क्या तुझे अब भी याद नहीं आया? शाबान का जहन भटक रहा था। एक हल्की सी आवाज उसके जहन में गूंज रही थी। यूं महसूस होता था जैसे कोई उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसका जहन इस आवाज को समझने से कासर था। वो नहीं समझ पा रहा था कि प्रोफेसर क्या कह रहा है। तब प्रोफेसर ने झंझलाए हुए अंदाज में कहा, बहुत वक्त बाकी है, अभी बहुत वक्त बाकी है। होश की दुनिया में आ, मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे क्या करना है। शाबान एक बार फिर चौंक पड़ा। उसने प्रोफेसर की तरफ देखा तो उसके होंठों पर एक मुशफिक मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, ये सुर्ख निशान उन रास्तों से गुजरकर हमें मिलता है और इस सुर्ख निशान के करीब पहुंचने के बाद अगर हम समुद्र की गहराइयों का जायजा लें तो हमें सोने की वो अंबार मिल सकते हैं जो एक बहुत बड़ी कश्ती में भरे हुए हैं। और ये कश्ती ऐसी नहीं है जैसी मुकामी लोग बनाते हैं, बल्कि ये कश्ती उससे मुख्तलिफ है और समुद्र की गहराइयों में महफूज है। मैंने उसे देखा है, लेकिन चौका ये मेरे मकसद की चीज नहीं थी, इसलिए इस वक्त मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मगर आज यूं लगता है हमें इसकी शदीद जरूरत है। देख शाबान, अगर हम इन रास्तों से गुजरें तो हमें बेशक एक लंबा सफर इख्तियार करना पड़ेगा। मैं इन रास्तों को बखूबी पहचानता हूँ, वहां हमारा मकसद हासिल हो सकता है। शाबान अब संभल गया था। वो हैरान निगाहों से प्रोफेसर को देख रहा था। प्रोफेसर ने एक बार फिर कहा, हाँ, मैंने इतराफ किया है कि मैं खुद ही भटक गया हूँ। शाबान मेरे दोस्त, देखो, अगर कैप्टन एडगर हमसे तावन करे तो हम उस जगह पहुंचकर उसे वो सोना मुहैया कर सकते हैं जो उसकी तमाम जरूरियात पूरी कर दे। ना सिर्फ सोना बल्कि कीमती पत्थरों के अंबार भी उस जगह इस कश्ती में मौजूद हैं। बस उस कश्ती की तलाश हमारे लिए जरूरी है। आपने मुझे अजीब ज़हनी उलझन का शिकार कर दिया है। प्रोफेसर, ना जाने आपकी बातों ने मुझ पर क्या असर किया। एक अजीब सी कैफियत महसूस हो रही है मुझे।
मैं दरअसल ये जानना चाहता था कि तुम्हारी ज़हनी कुव्वतें कहाँ तक जवान हो सकी हैं, लेकिन अभी वक्त है, अभी बहुत वक्त है, बहुत अरसा दरकार होगा तुम्हें। जैसा कि तुम्हें मालूम है, मैंने समुद्री इल्म हासिल किया है और जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो गलत नहीं है। ऐसा होगा और जरूर होगा। ठीक है, मेरी ये कोशिश नाकाम रही और मैं तुम्हें वो सब कुछ याद दिलाने में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा साथ तो दोगे ना इस सिलसिले में। शाबान खामोश निगाहों से प्रोफेसर को देखता रहा। उसके चेहरे पर उलझन के आसार थे। फिर उसने कहा, दरअसल प्रोफेसर, मैं जुबान का पाबंद आदमी हूँ। आपकी समुद्री सलाहियतों से बहुत मुतासर हुआ हूँ और आप पहले इंसान हैं जिसने मुझे हैरान किया। लेकिन प्रोफेसर, आपका साथ देने का वादा करने के बावजूद इससे पहले आपके इन अल्फाज के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या याद दिलाना चाहते हैं आप मुझे? वो सब कुछ क्या है? कौन कौन सी कहानियां सुनाई हैं आपने मुझे, और उन कहानियों का मफहूम क्या है? इन कहानियों से मेरा क्या ताल्लुक है? इससे पहले कि मैं आप साथ क्या साथ देने का वादा करूं और आपकी हदायत पर अमल करूं, ये जानना चाहता हूं कि आप मुझे क्या समझाने के ख्वाहिशमंद हैं। शाबान का लहजा बहुत ठोस और बड़ा चुभता हुआ सा था। प्रोफेसर सर्द निगाहों से उसे देखने लगा। फिर उसने नक्शे पर निगाह डाली। उसके बाद मायूसी से होंठ सिकोड़ता हुआ बोला, जो कुछ मैंने कहा है शाबान, वक्त से पहले कह दिया है, जिसके लिए मैं तुमसे माजरत ख्वाह हूँ। वो वक्त कौन सा होगा प्रोफेसर? खुद ब खुद आएगा वो वक्त। मुझे उलझनों का शिकार मत करो। नहीं प्रोफेसर, आपने खुद मुझे उलझन का शिकार कर दिया है। आपके बारे में मेरा एक नजरिया है, वो ये कि आप बेहद ज़हीन और समुद्रों के माहिर हैं, लेकिन आपके ये अल्फाज जो मुझे भटका रहे हैं, मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि आप कोई ऐसी बात मेरे जहन तक पहुंचाने के ख्वाहिशमंद हैं जिसे मेरा जहन नहीं जानता। प्रोफेसर, ये बात मेरे जहन में शुबे का बाइस बन सकती है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। मेरे अपने जहन में तो सिर्फ ये था कि आप एक सच्चे और मुखलिस इंसान हैं और मुखलसाना तौर पर ही मेरे साथ मोहब्बत का सलूक कर रहे हैं, लेकिन ये सारी कहानियां, ये अनोखी कहानियां क्या मैनी रखती हैं? प्रोफेसर के चेहरे पर जंजलाहट नमूदार हो गई। उसने कहा, नहीं शाबान, अगर तुम ये सोच रहे हो कि इन कहानियों के पस पर्दा मेरे जहन में छुपी हुई कोई ख्वाहिश है, तो इसको तसव्वुर को जहन से निकाल दो। ये तुम्हारी वसी दुनिया जो मेरे सामने फैली हुई है मेरे लिए बेमकसद है। इस दुनिया से मैं वो सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जो मुझे दरकार है, लेकिन मेरा मिशन, मेरा मकसद कुछ और ही है। और अगर मैं अभी से तुम्हें इसके बारे में समझाना शुरू कर दूं तो तुम मजीद शुबहात का शिकार हो जाओगे। मैंने एक कोशिश की थी तुम्हारे जहन को टटोलने की, लेकिन तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है। तुम अपनी जिसामत, अपनी हुलिये से जितने नजर आते हो उससे बहुत छोटे हो मेरे बच्चे। ऐसा करो कि मेरी कही हुई बातों को अभी अपने जहन से निकाल दो और सिर्फ मेरा साथ दो। आप बुजुर्ग हैं प्रोफेसर, मैं आपका अब भी एहतराम करता हूँ और बेहद एहतराम करता हूँ, लेकिन एक बात मैं बड़ी वजाहत के साथ आपको बता दूं, मेरी जिंदगी का आगाज जहां से हुआ है उसके कुछ नकूश अब भी मेरे जहन में पर मौजूद हैं। एक छोटी सी बस्ती थी जहां मैंने आंख खोली और उस बस्ती के रहने वाले बहुत सीधे साधे लोग थे जिनकी जिंदगी के वसाइल कुछ भी नहीं थे। फिर असद शराजी साहब और आंटी दर्दाना मुझे वहां से ले आए और उन्होंने मेरे सामने ऐशो इशरत के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने मुझे तरबियत दी, उन्होंने मुझे दुनिया दिखाई, मुझे इंसान बनाया। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बस इतना ही मालूम हो सका है प्रोफेसर के मैं समुद्र में पैदा हुआ, मेरे माँ बाप थे और समुद्री तूफान का शिकार हो गए। प्रोफेसर, इससे आगे की कहानियां सिर्फ वो हैं जो बैरूनी दुनिया से मेरे कानों तक पहुंची हैं। अपनी हकीकत मैं जानता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे और कोई कहानी सुनाने की कोशिश ना की जाए। समुंदर में तैरने की जो सलाहियतें मेरे अंदर मौजूद हैं, मैं खुद भी उनसे वाकिफ हूँ और कभी भी उसके बारे में कभी किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हूँ। मैं अपनी इन सलाहियतों के साथ आपके शाना बशाना चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रोफेसर किसी ऐसी कहानी के साथ नहीं जो मुझे मुझसे जुदा कर दे। समझ रहे हैं ना आप? मेरा मकसद है कि अगर आप मुझे एक बिल्कुल ही मासूम बच्चा समझते हैं तो यहाँ आप गलतफहमी का शिकार हैं। मेरे जहन को भटकाए बगैर अगर आप मुझे अपने काम में ला सकते हैं तो मैं खुशी से तैयार हूँ इसके लिए, लेकिन अगर कहानियों में उलझा कर मुझे आपने किसी और रास्ते पर लगाने की कोशिश की तो प्रोफेसर मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हो सकूंगा। प्रोफेसर का चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो रहा था।
उसकी आंखों में अजीब से तासरात पैदा हुए। अब वो कौनख्वार निगाहों से शाबान को घूर रहा था और शाबान के चेहरे पर बेपरवाही के नकूश गहरे होते जा रहे थे, जैसे वो प्रोफेसर को नजरअंदाज कर रहा हो। काफी देर इसी अंदाज में गुजर गई और उसके बाद प्रोफेसर का चेहरा मुतदिल होता चला गया। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, ये तुम्हारे एक अच्छा इंसान होने की दलील है। हालांकि तुम्हारे अल्फाज ने मुझे गुस्से में मुब्तला कर दिया और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि तुम पर वाकई मुझ पर शुबा कर रहे हो, लेकिन फिर मैंने अपना नजरा तब्दील कर दिया। हाँ, मैं तुमसे कभी ये नहीं कहूंगा कि तुम असद शराजी से बगावत करो या उसके किसी मकसद के खिलाफ काम करो। दर्दाना भी तुम्हारी मोहसिन है और अगर तुम अपने मोहसिनों को हर तरह से अवलियत देना चाहते हो तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। मेरा ये मकसद कतई नहीं था किसी भी हुक्म के लिए तुम्हें असद शराजी या दर्दाना की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करूं, बिल्कुल नहीं। ये लम्हा हमारे साथी हैं और मैं तुमसे उसी जुबान में गुफ्तगू करूं जो तुम्हारी पसंद की जुबान होगी। दर हकीकत मेरी पसंद की जुबान जरा मुख्तलिफ है, लेकिन इसका मफहूम गलत नहीं है। देखो, बड़े सच्चे दिल और बड़ी साफ गोई के साथ कहता हूँ कि अखनातून हमारी भी जरूरत है, क्योंकि इसके जरिए हम बहुत से काम करने हैं। शाबान मेरे बच्चे, मेरे दोस्त अखनातून के जरिए हमें बहुत सी ऐसी मुश्किलात का हल तलाश करना है जो हमारे रास्ते में हमेशा रुकावट रही हैं। लेकिन दर्दाना, असद शराजी और वो जो यहाँ अच्छे इंसान हैं, हम उनसे दूर नहीं रहेंगे। मैं अमीर अर्तका के बारे में ये पेश गोई करता हूँ कि जब तक ये औरत जिसका कोई नाम नहीं है इस जहाज पर मौजूद है, हालात बेहतर नहीं हो पाएंगे। लेकिन हम किसी इंसान को नुकसान भी तो नहीं पहुँचा सकते। ये फैसला करना तो अमीर अर्तका का काम था कि वो किसे क्या दर्जा देता है, लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी बंध चुकी है और वो सोचने समझने के काबिल नहीं रहा। बहरहाल उसने एक मुतालबा किया है और तुम क्या समझते हो, क्या गोताखोर समुंदर से इतनी दौलत निकाल लाएंगे कि वो अमीर अर्तका का मुतालबा पूरा कर दें? नहीं हो सकेगा ऐसा, और वो औरत कभी ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि समुंदर से निकलने वाले मोती मुख्तलिफ कीमतों के होते हैं और वह यकीनन उन कीमतों से इनहराफ करेगी। अमीर अर्तका हाशमी ने जहाज की कीमत मुकर्रर कर दी है। ये कीमत अगर सोने के अंबार की शक्ल में मिल जाए तो फिर उसके पास एतराज का कोई जरिया नहीं होगा। समझ रहे हो ना तुम? और मैं तुम्हें एक ऐसी कश्ती के बारे में बता रहा था जो गरकाब है और यही समुंदर में कहीं मौजूद है। उसके बारे में तुम सिर्फ इतना समझ लो कि समुंदर का जायजा लेते हुए मुझे उस कश्ती का इल्म हुआ और खुशी से मैं अब बता सकता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ है। उसके लिए मेरे पास मुख्तलिफ जराए हैं जिन्हें तुम खुद भी तस्लीम करोगे, और सिर्फ मैं और तुम हैं जो उसका सही जायजा लेने के बाद ये काम कर सकते हैं। मैं इतनी तवील गुफ्तगू तुमसे सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि समुंदर से वो सोना हासिल करने के बाद हम उसे अमीर अर्तका को दे देंगे और अखनातून हमारी मलकियत बन जाएगा। और अगर इसमें भी कोई गड़बड़ की गई तो फिर मजबूरन दूसरे तरीके इख्तियार करना पड़ेंगे, क्योंकि अखनातून हम लोगों के कंट्रोल में रहना चाहिए, एक औरत के कंट्रोल में नहीं। मैं आपसे पूरा इत्तेफाक करता हूं प्रोफेसर। हालांकि सूरत हाल के बारे में मुझे तफसीलात नहीं बताई गई, लेकिन मैं जो कुछ देख रहा हूं उससे ये अंदाजा हो रहा है कि अखनातून पर अब वो हालात नहीं हैं जो पहले थे। प्रोफेसर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चंद लम्हात सोचता रहा, फिर उसने वो नक्शा उठाया जो बड़ी मेहनत से बनाया था और उसके पुर्जे कर दिए। वो खुद भी बददिली का शिकार नजर आता था। शाबान खामोशी से उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, मेरे लिए कोई और हुक्म प्रोफेसर? सिर्फ इतना कि हर हालत में मुझसे ताउन करना। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। मुझे इस पर कोई शक नहीं है प्रोफेसर। क्या अब मैं जा सकता हूँ? हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly